हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एमसीक्यू पीवाईक्यू जो सीरीज़ है वो मैथ्स की और साइकोलॉजी की दोनों स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसके साथ साथ मैं कुछ थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधा यहाँ से पढ़ें और जाके फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो मैं ये थ्योरी करवाऊँगा ना, इसके अंदर आपको 100% आपको यहीं से कंसेप्ट भी मिलेंगे और आपको यहीं से क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपको कहीं से भी कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं ना, वो थ्योरी है लेव वाइगोत्स्की की। लेव वाइगोत्स्की की कौन थे ये रूस के, रसिया के एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो मीन्स आपका सोशल या आपकी सोसाइटी, और कल्चरल मीन्स आपकी संस्कृति, आपका कल्चर। तो चलिए इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। लिव वाइगोत्स्की सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी को दिया। यह भी संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी है। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी ना, वो भी कोग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी है। बट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, अब जो बच्चे का जो मानसिक विकास है ना, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है ना, वो समाज और कल्चर इन दोनों की हेल्प से होता है। इन्होंने एक फैक्टर और भी दिया था, वो था लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी के अंदर, जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो सोशल यानी कि सोसाइटी और कल्चर और लैंग्वेज इन तीनों से मिलके होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की नहीं मानते कि एज के बढ़ने के साथ साथ इंसान की थिंकिंग, ब्रेन यानी कि उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। देखिए, एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं पियाजे, या और भी हैं। तो उन्होंने क्या दिए हैं, एजेस दिए हैं, स्टेजेस दिए हैं, बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। बट वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने स्टेजेस नहीं दिए। उनका मानना है जो डेवलपमेंट होता है ना, वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग क्या बताया है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 फैक्टर्स काम करते हैं। पहला क्या है, आपकी सोसाइटी, सेकंड है आपका कल्चर, और थर्ड है आपकी लैंग्वेज, आपके समाज का, आपकी संस्कृति का और आपकी भाषा का। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे के विकास में इन तीनों का रोल होता है। ये मानते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति यानी सोसाइटी और कल्चर में रहते हुए अपनी लैंग्वेज का उपयोग करके सीखते हैं। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने बोला कि जो बच्चे का विकास है ना, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। वो लोगों से मिलेगा, ठीक है, उनसे बातचीत करेगा। जब उनसे कन्वर्सेशन करेगा ना, तो वहाँ से उसको सीखने को मिलेगा, ठीक है। वो अपने लैंग्वेज का यूज़ करेगा बात करने के लिए, और वहाँ से वो फिर क्या करता है, सीखता है। वहाँ से वो क्या करता है, नॉलेज गेन करता है। और उस नॉलेज को जब वो गेन करता है ना, तब जा करके धीरे 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 उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इनका मानना था कि बच्चे को पहले अपने समाज और संस्कृति से सीखने को मिलता है। वह नए नए लोगों के संपर्क में आता है, उनसे अनुभव प्राप्त करता है, यानी कि उनसे बात करता है, कि वह नई चीज़ें सीखता है, यानी कि उसकी लर्निंग होती है, ठीक है। और इस तरह जैसे जैसे वह सीखता जाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपके घर में कोई प्रोग्राम है, तो आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि यार शॉप से जाओ और जाके आपको चावल लेके आने हैं, मुझे खीर बनानी है, ठीक है। आप गए और चावल लेकर आ गए। लेकिन आने के बाद आपकी मम्मी ने आपको बताया कि आप जो चावल लेकर आए हो ना, वो चावल गलत लेके आए हो, ये खीर वाले चावल नहीं है, ये आप दूसरे जो नॉर्मल चावल होते हैं वो लेके आ गए। तो आपको पहले इस बात का नहीं पता था, जो खीर वाले चावल और जो नॉर्मल चावल है ना, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यानी आज आपको कुछ नया सीखने को मिला आपकी मम्मी से, ठीक है, आपने कुछ नया सीखा आज। तो वाइगोत्स्की क्या कहना चाह रहा है कि जो समाज में जो नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट होती है ना, वो इसी तरह से होती है। एक चीज़ हम दूसरे इंसान को बताते हैं, दूसरा इंसान तीसरे इंसान को बताता है, और ऐसे करते 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 नॉलेज क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको चावल के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता चल गया। तो कल को जब आप किसी को बोलोगे चावल लाने के लिए, तो आप उसको बता दोगे यार खीर वाले चावल और नॉर्मल चावल अलग अलग होते हैं, तो आप खीर वाले चावल लेके आने हैं या दूसरे लेके आने, आप उस इंसान को बता दोगे। तो वाइगोत्स्की बोलता है कि समाज के अंदर जो नॉलेज है वो इसी तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। आप जिस संस्कृति या जिस कल्चर में रहते हैं ना, या जिस तरह की सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, वो उसी तरह की बन जाती है। देखिए,
ये चीज़ तो 100% करेक्ट है। आप जिस समाज में जिस सोसाइटी में रहते हो आप उसी के अनुसार तो अपने आप को डाल लेते हो ना। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है। देखो मैंने बताया था आपको कि इसने 3 चीज़ों पे जो जोर दिया था, एक तो थी सोसाइटी, एक था आपका कल्चर, और जो थर्ड पार्ट था ना वो था लैंग्वेज। अब इन्होंने लैंग्वेज पे को भी इंपॉर्टेंस दी। क्यों दी, क्यों, कैसे? जैसे आप ये देखिए, मान लो आप किसी और दूसरे देश के अंदर गए हैं, ठीक है, आप दूसरे देश में चले गए और उस देश की आपको लैंग्वेज नहीं आती और ना ही आपको वहाँ की सोसाइटी और कल्चर के बारे में पता है, तो नॉर्मल सी बात है, जब आपको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं पता तो आप लोगों से कन्वर्सेशन कैसे करेंगे? और वाइगोत्स्की तो बोल रहा है भाई जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट ही कन्वर्सेशन से होती है। जब बात करता है बच्चा, जब दूसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तभी वो सीखता है। लेकिन जब आपको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं पता तो आप कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, आप कन्वर्सेशन करेंगे कैसे? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप सोसाइटी और कल्चर में कैसे शामिल होंगे वहाँ के आप? तो जब आप लोगों को वहाँ की बात ही नहीं कर पाएंगे, उन लोगों से उनकी भाषा ही आपको नहीं समझ में आएगी, तो आपकी लर्निंग होगी कैसे? आप कुछ नई चीज़ें कैसे सीखेंगे? तो इसलिए वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाषा या लैंग्वेज का भी सीखने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने है ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए हैं और ये टर्म है ना एग्जाम के अंदर 100% आती हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है भाई, देखो ये जो थ्योरी है ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी है, बस इसने किसके थ्रू दी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि सोसाइटी, समाज और लैंग्वेज को इसने इंपॉर्टेंट बता दिया। तो इसलिए हम ये जो वाइगोत्स्की की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना, तो इसी को हम बोल देते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। है एक्चुअली में ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी। तो यहाँ पे इसने कौन कौन सी टर्म दी है? सबसे पहले इसने बोला है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जो हम कई बार ऑप्शन में देखते हैं ना शॉर्टकट में लिखा ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखो ये होता क्या है, यह बच्चों के लिए वो एरिया या रेंज का क्षेत्र होता है जहां पर उपस्थित कठिन कार्यों को वो अकेले नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अपने फ्रेंड से, अपने पीयर से, पीयर्स मतलब होता है समकक्षी, यानी जो उसकी क्लास में पढ़ते हैं, सेम एज के बच्चे, पेरेंट्स, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्किल्ड, की मदद से करता है। यहाँ पे मैंने स्किल्ड क्यों लिखा है? देखो वो क्या बोल रहा है, वो नहीं कर सकता उस काम को, लेकिन उसके फ्रेंड्स की हेल्प लेगा, उसके पीयर्स की हेल्प लेगा या उसके पेरेंट्स की हेल्प लेगा, लेकिन वो क्या होंगे? उससे ज़्यादा समझदार होंगे, यानी कि उस टॉपिक के बारे में उन्हें ज़्यादा पता होगा, वो स्किल्ड होगा, तो उनकी मदद से वो क्या करता है? चीज़ों को सीखता है। तो इस एरिया को बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए मैं आपको आगे एक एग्जाम्पल से या उससे बताता हूँ, डायग्राम से बताता हूँ। जैसे आप ये मान के चलिए कि आपके पास ये है डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम है आपके पास। अब उसने यहाँ पे देखो क्या बोला है, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आप ये चीज़ माइंड में रखिए, जो बच्चा है ना यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे है वो, और उसको वो ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे जो टास्क होते हैं ना सबसे नीचे वाले लेवल पे, यहाँ पर प्रेजेंट टास्क को वो आसानी से कर लेता है, उसको करने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, बिना किसी की हेल्प से वो खुद कर लेता है उन टास्क को। ठीक है, तो ये कहलाता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो सतर है ना फिलहाल प्रेजेंट के अंदर वो कहाँ पे है, ये होता है, ये जो एरिया है ये एरिया है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, देन उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इस एरिया के अंदर जो टास्क है ना, इस एरिया के अंदर जो हमारे पास ये एरिया है, इस एरिया के जो अंदर टास्क है ना, यहाँ पर प्रेजेंट टास्क को वो कर तो लेगा, बट उसको क्या आती है? थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है करने के अंदर। ठीक है, मतलब क्या तो उसने अब भी बिना किसी की हेल्प से ही है, लेकिन उसको करने के अंदर थोड़ी सी क्या आई? डिफिकल्टी आई। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा और ऊपर की साइड जाता है। तो इस रेंज के अंदर जो प्रेजेंट टास्क होते हैं ना, इस रेंज में, यहाँ से और यहाँ तक, इस रेंज में जो प्रेजेंट टास्क है ना, यहाँ पर प्रेजेंट टास्क को वो कर लेगा, बट वो खुद नहीं कर सकता, वो किसी की हेल्प से करेगा। और इसी एरिया को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाड़। पाड़, देखिए पाड़ कितना अजीब वर्ड है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो इंग्लिश की टर्म है ना, आपको उसको इंग्लिश में ही याद कीजिए, आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पढ़िए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको हिंदी के अंदर नहीं समझ में आएंगी, लेकिन इस इंग्लिश में आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टास्क होंगे उनको वो कर लेगा, बट किसी की हेल्प से करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है ऊपर लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब इस लाइन से ऊपर के जो यहाँ पे जो टास्क होते हैं ना, उन टास्क को वो कर ही नहीं सकता।
ठीक है ना, उसका इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ है कि वो इन टास्क को कर पाए। इसको बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो ये एरिया है ना, ये जिसके अंदर वो थोड़ी डिफिकल्टी से खुद कार्य को कर रहा है और एक वो किसी की हेल्प से कर रहा है, ये जो दोनों एरियाज है ना, ये आते हैं जेडपीडी के अंदर, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर। इससे नीचे वाला किस में आएगा? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट में। और इसके जस्ट ऊपर वाला किस में आएगा? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट में, जिसको वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, एक चीज़ और आपको ये याद रखना है, जब हम बच्चे को सिखाते हैं ना, तो हम उसको लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से लेकर स्टार्ट करते हैं और हम उसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसको लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट जेडपीडी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले जेडपीडी दिया, उसके बाद देखो स्केप फोल्डिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये किसका एरिया है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का ही एरिया है ये, जहां बच्चा टास्क को खुद नहीं कर पा रहा बट किसी की हेल्प से कर लेता है। उस सपोर्ट को या उस गाइडेंस को या उस हेल्प को हम बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। ठीक है, और जो ये हेल्प होती है ना, या जो सपोर्ट होती है, ये टेम्परेरी होती है। आप इस चीज़ को याद रखिए, जो हम बच्चे की हेल्प करते हैं ना, ये जो उसको हम स्केप फोल्डिंग देते हैं, वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है ना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, हम उस हेल्प को क्या करते हैं? कम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है, हम उस हेल्प को बिल्कुल ही हटा देते हैं। देखो, जैसे मैंने जो एमसीक्यू करवाए थे उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब जब बच्चा स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट करता है ना, तो हम क्या करते हैं? बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं? उसको बिना उंगली के सहारे से हम सिर्फ उसको खड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, हम बोलते हैं अब खुद चलेगा ये। तो ये क्या है? ये है आपका स्केप फोल्डिंग। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल फिट बैठता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब देखो, स्केप फोल्डिंग के बारे में कुछ टर्म है या कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, लेकिन देखिए फिर भी देखिए, जो स्केप फोल्डिंग होती है ना, वो कोई भी दे सकता है, एज पर डिपेंड नहीं होती है। बस फर्क इतना है, अगर जो स्केप फोल्डिंग दे रहा है ना, वो उस बच्चे से ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए, उसको उस बच्चे से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है। सेकंड क्या है? वाइगोट्स की एज को इंपॉर्टेंस नहीं देता। देखो, ये यहाँ पे यही चीज़ बोलना चाह रहा है, एज के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो बोलता है कि एक छोटा बच्चा भी बड़े इंसान को सिखा सकता है। ठीक है ना, बस उसको ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वाइगोट्स की इस चीज़ को मानता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इंटरनलाइजेशन। ये वर्ड भी किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। और इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है ज्ञान को अपने अंदर भरना। देखिए, जब बच्चा सोसाइटी के अंदर जाएगा, कल्चर के अंदर रहेगा, लोगों से कन्वर्सेशन करेगा, उनसे बातें करेगा, तो वो क्या करेगा? वो यही चीज तो कर रहा है ना, ज्ञान को अपने अंदर भर ही तो रहा है ना। ठीक है ना, वो नॉलेज को गेन ही तो कर रहा है ना, कंस्ट्रक्ट ही तो कर रहा है ना। और उससे उसका क्या हो जाएगा? कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। यही चीज वाइगोत्स्की बोलता है। ठीक है, नंबर 4 पे है प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच। देखो, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच है ना, दोनों एक ही होती हैं। आप इस चीज को माइंड में याद रखिए, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच दोनों एक ही होती हैं। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि किसने दी थी? ये दी थी वाइगोत्स्की ने। ठीक है, दूसरी चीज ये है। अब देखो, वाइगोत्स्की ने दिया इसको। ठीक है, अब वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में उनकी लैंग्वेज और उनकी थिंकिंग को इंपॉर्टेंट साधन बताया है। यहाँ पे वाइगोत्स्की क्या कह रहा है? अगर जब बच्चे होते हैं ना छोटे, तो क्या करते हैं? खुद से बातें करते हैं, वो बड़बड़ाते रहते हैं कुछ भी। ठीक है, तो वो होती है उनकी प्राइवेट स्पीच। लेकिन जैसे 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 बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो क्या करता है? बड़बड़ाना बंद कर देता है, वो माइंड माइंड में सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं इनर स्पीच। वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भाषा का उपयोग सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने बिहेवियर को नियोजित व निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, देखो आगे, जब सेल्फ रेगुलेशन के लिए लैंग्वेज का यूज किया जाता है ना, तो वाइगोत्स्की ने इसे नाम दिया था इनर स्पीच। ठीक है, या प्राइवेट स्पीच। ठीक है, यानी कि जब बच्चा अपने खुद के बिहेवियर को, जैसे मान लो उसको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो वो क्या करेगा? वो ना तो छोटा बच्चा है, तो ना तो किसी को पीट सकता है, ना कुछ और स्टेप उठा सकता है, तो क्या करेगा? वो सेल्फ रेगुलेशन के लिए क्या करेगा? बड़बड़ाएगा या गुस्से में कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देगा अकेले में जाकर चुपचाप। तो वो क्या है? वो उसकी प्राइवेट स्पीच है, वो बड़बड़ा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, तो वो ऐसे बाहर बोलना बंद कर देता है। जब उसको गुस्सा आएगा तो वो मन मन में सोचेगा या मन मन में किसी को कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? इनर स्पीच। तो कहने का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ आवाज का फर्क है।
ठीक है, प्राइवेट स्पीच में आवाज आती है, बड़बड़ाते हैं हम, इनर स्पीच में आवाज नहीं आती। वर्ड ये दोनों एक ही है। देखिए आगे, वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच को आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन या थिंकिंग का एक टूल माना है, इनर स्पीच को माना है। ठीक है, आगे देखिए, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच दोनों एक ही हैं, बस आवाज का फर्क है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इनर स्पीच में हम मन ही मन में बात करते हैं, बट प्राइवेट स्पीच में हम बड़बड़ाते हैं। वाइगोत्स्की मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी प्राइवेट स्पीच उसकी इनर स्पीच बन जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है। जैसे देखो, जैसे जैसे बड़े होने पर हम अपने मन मन में बात करने लगते हैं ना, तो ये हमारी प्राइवेट स्पीच है। ये हमारी प्राइवेट स्पीच ही तो है। जो जब छोटे बच्चे थे तो बड़बड़ाते थे, लेकिन अब बड़े हो गए तो हमने क्या किया, मन मन में सोचना स्टार्ट कर दिया। बस यही तो फर्क है ना। ठीक है, जब बड़े हो गए तो हम मन मन में बातें करने लगे, किसी के बारे में सोच रहे हैं तो मन मन में सोच रहे हैं, हम बड़बड़ा नहीं रहे। ठीक है, तो दोनों वर्ड तो एक ही है, बस फर्क आवाज का है। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कई बार क्या करते हैं ना, कोई चीज़ भूल जाते हैं, किसी हमने सामान को रख के हम भूल गए। ठीक है, और हमें उस चीज़ की ज़रूरत है और हम उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो हमें नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, अपने आप से ही बोलने लगते हैं, पता नहीं यार कहाँ पे रख दी यार, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हम खुद से, हम अकेले हैं तब भी फिर हम ये चीज़ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है ये हमारी इनर स्पीच है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, डिफिकल्ट है, हम फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो हमारी इनर स्पीच दोबारा क्या बन गई, प्राइवेट स्पीच बन गई, हम दोबारा बचपन में चले गए। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी लैंग्वेज और उसकी थिंकिंग दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग होती हैं, यानी कि वो बोल कुछ रहा होता है, सोच कुछ और रहा होता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, तो लैंग्वेज भी और थिंकिंग भी आपस में मिलने लग जाते हैं, और 3 साल तक आते आते ये कंप्लीटली आपस में मिल जाते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लैंग्वेज एंड थिंकिंग आर पैरेलल एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर। ठीक है, अब देखो भाई, जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन दोनों के बातों में ना कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो हम दोनों के डिफरेंस को हमेशा साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट वगैरह के अंदर। तो हम इन दोनों चीज़ों को है ना साथ में पढ़ते हैं, यानी कि जो डिफरेंस है ना उनको तो हमें 100% देखते ही देखते हैं, और ये चीज़ें 100% एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो आप इस चीज़ को एक बार नोट डाउन 100% कर लेना। ठीक है, बाकी ये PDF है, मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जीन पियाजे है ना, वो डेवलपमेंट को क्या मानते हैं, जीन पियाजे डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस मानते हैं। भाई यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, डिसकंटिन्यूस मानते हैं। इसलिए उन्होंने क्या दी, डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं। आपको पता है ना, जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, स्टेजेस वही इंसान देगा जो डेवलपमेंट को क्या मानता है, डिसकंटिन्यूस मानता है। वो मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो लगातार नहीं होता है, वो स्टेजेस के अंदर होता है। तो इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं। बट जो वाइगोत्स्की है ना, वो डेवलपमेंट को कंटिन्यूस मानते हैं। क्या मानते हैं, कंटिन्यूस मानते हैं। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है, इसमें स्टेजेस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, आप एक चीज ये याद रखना, अगर जो जीन पियाजे है वो तो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस मानता है, और जो वाइगोत्स्की है वो डेवलपमेंट को क्या मानता है, कंटिन्यूस मानता है। सेकंड है, पियाजे मानते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है और उसके बाद लर्निंग होती है। ठीक है, देखो जैसे हमने डिस्कस किया था, पियाजे का मानना है कि पहले बच्चे का विकास होगा और उसके बाद वो सीखना स्टार्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले बच्चा 5 या 7 या 10 साल का होगा, देन उसके बाद वो अपने एज के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेगा। बस 10 साल का होगा तो वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। ठीक है, 7-8 साल का है तब भी वो साइकिल चलाना सीख जाएगा, लेकिन आप 2 साल के बच्चे को थोड़े ना सिखा पाओगे। तो यहाँ पे पियाजे यही चीज़ बोल रहा है, अगर जो पहले है ना बच्चे का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद उसकी लर्निंग होती है। बट वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले लर्निंग होगी और फिर क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। भाई वाइगोत्स्की ने अपने अकॉर्डिंग थ्योरी दी। वो कह रहा है कि पहले बच्चा है ना लोगों से, समाज के अंदर, कल्चर के अंदर, संस्कृति के अंदर क्या करेगा, कन्वर्सेशन करेगा, और देन उसके बाद क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय थी। देन थर्ड है, पियाजे के अनुसार पहले थिंकिंग डेवलप होती है, फिर लैंग्वेज आती है। पहले आपकी थिंकिंग डेवलप होगी फिर आपकी लैंग्वेज आएगी। बट वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, अगर लैंग्वेज और जो थिंकिंग है ना ये पैरेलल चलती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो ये दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना और 3 साल तक पहुंचता है, तब तक ये दोनों मिलकर एक जैसी हो जाती हैं, या एक दूसरे के ऊपर मिल जाती हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। ठीक है,
यानी कि पैरेलल चलती हैं। अब देखो हो गया, ये 3 डिफरेंस है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, वो आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा क्वेश्चन के अंदर और वो पूछ देगा। जैसे यहीं पे ये दे देगा कि भाई वाइगोत्स्की के अनुसार डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, बोथ होता है। तो इस टाइप से वो आपको स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ ली। अब इन्होंने बोला है कि जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है ना, उसका एजुकेशन में क्या रोल है। तो देखिए आप, वाइगोत्स्की बोलता क्या है। वाइगोत्स्की कहता है कि यार बच्चा कैसे सीखता है, समाज से, संस्कृति से, उनसे बात करके ही सीखता है ना। वाइगोत्स्की यही बोलता है ना, अगर बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है दूसरों से कन्वर्सेशन करके, दूसरों से कॉन्टेक्ट करके। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैंने बताया कि इसका एजुकेशन में क्या रोल है। फर्स्ट क्या है, कोलाबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है या कोलाबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, अगर भाई आपस में बच्चे है ना मिलके सीख रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प के साथ मिल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या है भाई एक दूसरे के साथ बैठकर सीख रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। ये चीज़ें क्या है भाई, समाज में यही चीज़ें तो होती हैं। आप समाज में मिलते हो ना लोगों से, तो कहने का मतलब आप इंडिविजुअल तो कोई काम नहीं कर रहे ना, आप मिल बांट के कर रहे हो ना सब मिलके। तो क्या कह रहा है, यही तो वाइगोत्स्की की थ्योरी कहती है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है पीयर ट्यूटरिंग, यानी पीयर मतलब होता है आपका समकक्षी, जो आपकी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, आप उससे सीखते हैं। भाई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बच्चे को, तो बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, यार तू मेरे को सिखा देना, ये मेरे को नहीं आ रहा। तो क्या है, पीयर ट्यूटरिंग है। तो ये भी किसका इम्प्लीकेशन है, वाइगोत्स्की थ्योरी का। अब यहाँ पे वाइगोत्स्की कहता है टीचर एज ए फैसिलिटेटर होगा, यानी टीचर जो है ना वो आपकी जरूरत पड़ने पर हेल्प करेगा। आप पहले तो आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं हो पाती है तब जाके टीचर आएगा और वो आपको कंप्लीट चीज़ नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, देखो ग्रुप लर्निंग सीखते हैं या ग्रुप स्टडी करते हैं हम वाइगोत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं वाइगोत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अभी जो मैंने एमसीक्यू सीरीज करवाई थी उसके अंदर साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन करवाए थे, उनके अंदर वाइगोत्स्की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था और वहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन था वो। अब वाइगोत्स्की क्या कहता है, तो वहाँ पे ऑप्शन था कि वो बच्चों की हेल्प, जो टीचर होता है ना वो बच्चे की हेल्प करता है, हेल्प में करने में सहयोग करता है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने में सहयोग करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी। अब देखिए इसके कुछ क्रिटिसिज्म है वाइगोत्स्की थ्योरी के। देखो यार, सबका है ना अपना अपना राय होती है। ठीक है, और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ दे रहे हैं तो क्रिटिसिज्म तो होंगे, सब अपनी बात को ऊपर रखते हैं। ठीक है ना, तो इनकी थ्योरी के साथ क्या गलत हुआ या क्या क्रिटिसिज्म हुए इनकी थ्योरी के, इन्होंने क्या किया ना, एज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में एज का भी रोल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप एक 2 या 3 साल के बच्चे को साइकिल थोड़े ना सिखा दोगे, एक 2 साल के बच्चे को तैरना थोड़ी ना सिखा दोगे, उसके लिए एक एज तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है ना, तो उन्होंने एज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। वो कहते हैं कि बच्चा कभी भी कुछ भी सीख सकता है, जो कि गलत है। और वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के रोल को ओवर एम्फेसाइज कर दिया, यानी कि लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे दिया। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, बट जो इंसान बोल नहीं सकता वो क्या लाइफ में कुछ नहीं सीख पाएगा कुछ, ये बताओ। वो भी तो कुछ ना कुछ सीखेगा ना अपनी लाइफ के अंदर। भाई वो बोल ही तो नहीं पा रहा, लेकिन लर्निंग तो उसकी भी होगी ना। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने क्या किया, लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल डाल दिया लैंग्वेज का। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी क्रिटिसिज्म हुआ। देन थर्ड क्या था, वाइगोत्स्की ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को इग्नोर कर दिया। यानी जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, कहीं ना कहीं आप मैच्योर तो होते हैं ना कहीं आप सीखते तो है ना। लेकिन वाइगोत्स्की ने इस बारे में कहीं पे भी अपनी थ्योरी के अंदर जिक्र नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे वाइगोत्स्की के। आपको सिर्फ यही चीज़ें याद करनी है और इन्हीं चीज़ों को बार 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 रिवाइज करना है, और आपको 100% यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो एमसीक्यू की सीरीज दे रखी है वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था, समाप्त करते हैं। थैंक यू।